नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। पीएम मोदीज लॉन्गेस्ट फॉरेन ट्रिप। अब ये अखबारों में जिस तरह से खबर आ रही है, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स में आपको दिखाती हूँ कि ये खबर अपने आप में क्यों बड़ी हो रही है। अब आप देखिए, नहीं, ये ट्वीट है जयराम रमेश का, उसको बाद में दिखाएंगे। ये देखिए, अब हर वेबसाइट पर ये खबर है, पीएम मोदीज लॉन्गेस्ट फॉरेन ट्रिप इन 10 years बिगिंस टुमारो, 5 countries in 8 days। यानी कि 5 देशों का दौरा वो 8 दिनों में करने वाले हैं। Narendra Modi will embark on a 5-nation tour beginning tomorrow, July 2nd, to participate in the BRICS summit in Brazil and expand India's ties with several key nations of the global south. This will be Modi's longest diplomatic visit in the last 10 years. PM Modi's 8-day tour, which will last until July 9th, will cover 2 continents and include visits to Ghana, Trinidad and Tobago, Argentina, Brazil, and Namibia. Or this is Modi's second 5-nation tour as Prime Minister. The last such foreign trip was in 2016 when he visited the United States, Mexico, Switzerland, Afghanistan, and Qatar. यानी कि जो 5-nation tour था वो उन्होंने 2016 में किया था और उसके बाद अब निकल रहे हैं। मोदी undertook a 6-nation trip spread across 8 days in July 2015 when he visited Russia and 5 Central Asian countries. अब जो पूरा जो उनका ट्रिप सामने आया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जयराम रमेश ने जो उनको आज एक खिताब दिया है, वो खिताब उनको दिया है सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर पीएम का, कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिए हैं और अब विदेश यात्रा पर निकल गए हैं एक एस्केपिस्ट की तरह। जयराम रमेश का ट्वीट देखते हैं, आइए उन्होंने क्या कहा है, और उसके बाद इस चर्चा को मैं जारी करूंगी। जयराम रमेश का ट्वीट अगर आप प्ले करें सागर, बैकड्रॉप में है। When the going gets tough, the self-styled toughs get going. The super premium frequent flyer PM is off on a 5-nation, 8-day jaunt. He's running away from at least 4 issues that are agitating the nation. Manipur, which he has not visited ever since the double engine in the state got derailed, and ever since normal life in the state has got totally destroyed. Revelations by defense officials that India suffered reverses in the first 2 days of Operation Sindoor because of the PM's decisions. Third, continued claims by President Trump that he effected a ceasefire between India and Pakistan using the trade deal as a carrot and stick. And fourth, the continued failure to bring the Pahalgam terrorists to justice even after 70 days. The failure is all the more glaring given that they may have been earlier involved in terror attacks in Poonch, that is in December 2023, and Gagangir and Gulmarg in October 2024. तो ये प्रधानमंत्री का जो ये लंबा दौरा, 5 देश 8 दिन, इस पर क्या कहा जाए। इस समय हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, आपकी पहली प्रतिक्रिया, मोदी अपने अभी तक के सबसे लंबे फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं। जी, इसकी प्रतिक्रिया तो एक कहानी से होगी। हुआ यह था कि कोई एक काना आदमी था। अब उसने कहीं से अपना ऑपरेशन करवा के एक पत्थर की आंख डलवा ली, उसके बाद एक रेबैन का चश्मा पहन लिया और सारे लोगों को बोलने लगा कि मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ। तो सारे लोगों ने उसको राजा बना दिया कि भैया एक हमारे बीच में है, बहुत दूर दृष्टि है करके। कुछ दिन के बाद गलती से ना वो पत्थर की आंख उसकी गिर गई। तो जैसे ही गिर गई तो सारे लोगों ने कहा कि अरे भाई तुम तो काने हो, मेरा तो 2 आंख है, तो वो 2 आंख वालों के बीच में काना तो राजा नहीं हो सकता। तो उसको निकाल दिया गया। अब वो क्या करे, वो राजा तो बना हुआ था। तो उसने किसी तरह से ना एक अंधों का हॉस्पिटल खोजा और बोला कि वहां पर जाके बोला कि देखो आप लोग तो सब अंधे हो, मैं कम से कम काना हूं, अंधों के बीच में मैं काना राजा हो गया। तो हमें पता है कि पिछले कुछ दिनों से, खास करके जिस समय से ट्रंप साहब ने जबरदस्ती घुस के भारत में सीज फायर करवाया, उस समय से जो पिछले 10 साल से भाजपा इकोसिस्टम ने एक भारत को और प्रधान जी को एक विश्व गुरु की संज्ञा दे रखी थी, वो पूरी तरह से धराशायी हो गई। क्योंकि आप अगर विश्व गुरु हैं तो आपकी लड़ाई में कोई ट्रंप आके आपको, आपकी लड़ाई तो बंद नहीं करवा सकता। अगर ट्रंप ने बंद करवा दी तो विश्व गुरु तो वो बन गया। तो जिस दिन इनको पता लगा और इनके पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कि इनका विश्व गुरु का डंका फट चुका है, ये ढोल फट चुका है, तो अब इनको एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए
जहां पर जाके कम से कम कहें कि देखो वहां पर तो हमको पूछ रहा है, इसीलिए चले जाते हैं साउथ साइप्रस नाम के देश पर, जिसको कि नक्शे पर कोई खोज नहीं पाता, और वहां जाके एक क्या कहते हैं, उस देश का कोई एक सम्मान ले लेते हैं और फोटो ऑप हो जाता है। अब जैसे आप बता रहे थे ये नमीबिया जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नमीबिया जा रहे हैं। अब नक्शे पे मैं खोज रहा था ये नमीबिया देश कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका के अगल बगल में एक छोटा सा देश है। कुल मिला के भारत और नमीबिया के बीच में पिछले साल 1600 करोड़ रुपए का ही व्यापार हुआ है। कुल मिला के भारत और नमीबिया का व्यापार ही 1600 करोड़ रुपए का है। अब 1600 करोड़ रुपए से तो बड़ी, इस देश में हजारों कंपनियां हैं, छोटी मोटी जो कंपनी होती है उसका व्यापार 1600 करोड़ से ज्यादा का होता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत नमीबिया में जाके वहां पर भारत को मिलने वाला क्या है, सिवाय इसके कि नमीबिया वाले बहुत खुश हो जाएंगे कि दुनिया का एक बहुत बड़ा देश का राजा मेरे पास आ गया, और उनको बहुत बड़ा मान सम्मान होगा। मेरे ख्याल से इसको कहते हैं यू बिकम प्रिजनर ऑफ योर ओन इमेज। कभी कभी होता यह है कि शाम में दोपहर 12 बजे तो मेरी छाया छोटी रहती है, लेकिन शाम में 4:30 बजे ना मैं 6 फीट का हूं, लेकिन मेरी छाया 18 फीट की पड़ जाती है। तो कभी कभी मैं इस गलतफहमी में आ जाता हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत लंबा आदमी हूं। तो मेरे ख्याल से हुआ यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को जैसे ही ट्रंप साहब ने जबरदस्ती घुस के रोका, उसी दिन इनका पूरा का पूरा विश्वगुरु का जो गुब्बारा था उसकी हवा निकल गई, सारे सारे लोगों के सामने निकल गई, जो इनके समर्थक थे उनके सामने भी निकल गई। क्योंकि आप अगर विश्वगुरु हैं तो आपकी लड़ाई में दूसरा कोई, ट्रंप कौन होता है आके रोकने वाला, वो तो आप ट्रंप को कहेंगे, आप ट्रंप का कान ऐंठने वाले हैं। आपसे पहले बाइडन साहब आते थे तो आपका पैर छू के जाते थे, उससे पहले ओबामा आते थे तो उनके साथ आप तू तड़ाक कर देते थे। यहाँ पर ट्रंप आ गए और आपसे ऊपर, आपसे 20 बन गए। तो जैसे ही इनको पता लगा कि इनके इमेज, इंग्लिश में जिसे कहते हैं इमेज हैज टेकन अ बीटिंग, तो इन्होंने सोचा कि कम से कम अमेरिका में हमारी पूछ हो या नहीं हो, चीन तो आपको पूछ ही नहीं रहा है। चीन आपको क्या पूछेगा, आपकी गलवान में चीन आके घुस गया है। अड़ोस पड़ोस में जिस तरह की स्थिति है, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया, उनके साथ आपके संबंध ठीक नहीं है। पाकिस्तान के साथ तो, पाकिस्तान तो दुश्मन देश है ही, तो बचा कौन। तो इन्होंने नक्शा खोला होगा, देखा होगा कि दुनिया में 200 देश हैं, बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, जैसे ट्रिनिडाड टोबैगो, यहाँ ये जाने वाले हैं। ट्रिनिडाड और टोबैगो ऐसा देश है जहां पर कि 1971 में सुनील गावस्कर जाके सेंचुरी मार के आ गए थे, उनके ऊपर गाने बन गए थे। अब ट्रिनिडाड और टोबैगो में जाके भारत के प्रधान जी क्या करेंगे, कौन सा सेंचुरी मारेंगे, कौन सा गाना उनके ऊपर। अब वो सोचिए कि ट्रिनिडाड और टोबैगो अगर 1971 में, मोदी जी का कहीं ये सपना तो नहीं है कि 100 देश हम भ्रमण कर लें और उसका एक रिकॉर्ड बन जाए कि देखिए मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जब तक वो थे 100 से ज्यादा देश वो घूमे, कहीं वो रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे मोदी जी? मेरे ख्याल से नहीं कुछ मेरे ख्याल से 72 नहीं 70 या 72 देश जा चुके हैं वो 10 सालों में। अब अभी हाँ 8 देशों में और जाएंगे 5 दिन में, तो हाँ, हाँ तो रिकॉर्ड पूरा हो जाएगा। हाँ तो अगर सुनील गावस्कर सेंचुरी मार सकते हैं तो फिर ये भी मारेंगे। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रिनिडाड और टोबैगो में अगर 1971 में सुनील गावस्कर पर एक गाना बन चुका था, तो स्वाभाविक है मोदी जी जाएंगे तो बहुत बड़े हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के क्रिकेटर पर जो गाना बना सकता है, भारत के प्रधानमंत्री पर तो बहुत बड़ा भजन लिखेगा। तो मेरे ख्याल से, मुझे हमको पता है, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ ट्वीट हुए हैं कि भारत में कई ऐसी जगह हैं, काफी समस्याएं हैं जहां पर कि वो उसको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मणिपुर है। मेरे ख्याल से नसरुद्दीन शाह की एक फिल्म थी शतरंज के खिलाड़ी, जिस समय शतरंज के खिलाड़ी में वो अवध के नवाब होते थे, उनको अवध के ऊपर जब हमला हो रहा था तो वो शतरंज खेल रहे थे। तो मुझे हमें पता है कि काफी सारे मामलों में भाजपा की केंद्र सरकार पूरी तरह से क्योंकि विफल हो गई है, तो अपने आप को डिनाई करने के लिए कि देखो भाई उसको छोड़ो, कहीं ना कहीं तो मेरा नाम हो रहा है। तो हमें पता है, अभी एक हफ्ता पहले ये जा रहे थे G7 की बैठक में। अब G7 की बैठक में भारत के प्रधान जी जा रहे हैं, उनके पास एक 8,000 करोड़ का हवाई जहाज है जो कि नॉन स्टॉप भारत से कनाडा जा सकता है। लेकिन वो बीच में उतरे एक साइप्रस, वो भी साइप्रस में भी साउथ साइप्रस नाम के एक छोटे से देश में, जहां पर कि कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, गोवा से भी छोटा राज्य है। और वहां पर जाके हमने देखा अगले दिन उनको वहां का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला। तो कुछ फोटो ऑप हो जाते हैं, कम से कम उनकी जो समर्थक मंडली है उनको लगेगा कि चलो अंधों में काना राजा कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। अगर मैं राजा हूं तो, अगर मैं, देखिए कहावत है ना कि अगर मेरा क्या कहते हैं किले पर फतह नहीं कर सका तो चलो कम से कम खंडहर पर तो सही हमारा झंडा तो बुलंद है। किला नहीं जीत सके कोई बात नहीं, कोई खंडहर ही खोज लेंगे और उसी पर अपना झंडा फहरा देंगे। तो हमको झंडा फहरना जरूरी है, चाहे किला नहीं जीत सके तो खंडहर ही सही, लेकिन झंडा फहराना है, इसीलिए जा रहे हैं।
लेकिन झंडा फहराने तो जा रहे हैं, लेकिन दो बातें थोड़ी सी ब्रिक्स के बारे में भी करना चाह रही हूँ कि ब्रिक्स में अब क्या ढूंढने निकले हैं। हर जगह मोदी जी को असफलता ही मिली है। डोनाल्ड ट्रंप के जब छत्र छाया में पल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वो कुछ बोलेंगे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ भी कर देंगे, मोदी जी तो चू नहीं करने वाले हैं। तो ब्रिक्स में जा किस ले रहे हैं? और दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान हाथ मिलाई चुके हैं। हम लोग कल से उस पर बात कर रहे हैं कि भाई वो तो साख का रिप्लेसमेंट देख रहे हैं। तो ब्रिक्स में करने क्या जा रहे हैं मोदी जी? क्या साबित करेंगे मोदी जी जाकर? कौन सा नया इक्वेशन मोदी जी बनाने जा रहे हैं? देखिए, ब्रिक्स तो एक तरह से देखिए तो ब्रिक्स जब से खास करके ट्रंप आए हैं तो उसके बाद से ब्रिक्स एक तरह से डिफंक्ट हो चुका है। उसकी ताकत कम हो गई है। इस ब्रिक्स के सम्मेलन में भी पुतिन साहब भी नहीं आ रहे हैं और शी जिनपिंग भी चाइना के, ये दोनों नहीं आ रहे हैं। तो मतलब ब्रिक्स के जो दो सबसे बड़े देश हैं, चाइना और रूस, ये दोनों जो सबसे बड़े देश हैं, ये नहीं आ रहे हैं। इसीलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिक्स में कोई बहुत बड़ा आमूलचूल, कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे हमें पता है कि G20 जो होता है उसमें एक रोटेशनल प्रेसिडेंसी होती है। कोई भी बैठक बैठती है तो कोई एक आदमी उसके चेयर पे बैठता है, चेयरमैन चेयरपर्सन होना होता है। तो ब्रिक्स में भी क्योंकि रोटेशनल चेयरमैनशिप है, और जहां तक मेरी जानकारी है शायद इस बार बारी भारत की आने वाली है। इसीलिए वहां पर जो आप बैठेंगे तो कम से कम 10 मिनट के लिए जिस मीटिंग में बैठेंगे वहां पर आप कुर्सी जो आपकी होगी वो बाकी लोगों की कुर्सी से थोड़ी ऊंची होगी। तो ऊंची कुर्सी पर बैठेंगे। दुनिया के बाकी देश के लोग भी वहां पर ब्रिक्स के, भले पुतिन नहीं आएंगे, भले शी जिनपिंग नहीं आएंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका के तो कोई ना कोई आएगा। रैमफोसा साहब आएंगे। ब्राजील के तो लूला जी रहेंगे। तो इन लोगों के सामने तो हमारे प्रधान जी थोड़े ऊंची कुर्सी पर बैठेंगे और कहेंगे कि देखो हम ब्रिक्स के अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन ब्रिक्स के मामले में ब्रिक्स अभी अभी जो ब्रिक्स की स्थिति है, मेरे ख्याल से ब्रिक्स अपने आप में पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुका है। और उसमें शक्तिहीन करने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। अभी कुछ दिन पहले, 1 डेढ़ साल पहले ब्रिक्स की एक बैठक हुई थी जिसमें कि भारत ने यहां तक बोला था, ब्रिक्स ने यह सोचा था कि अमेरिका के और यूरोप के प्रभाव से अगर निकलना है तो ब्रिक्स की अपनी करेंसी होनी चाहिए। ब्रिक्स के देश आपस में अगर व्यापार करें तो अपनी करेंसी से करें। उसमें एक नोट भी बना था, उस नोट में कुछ संस्कृत में लिखा भी हुआ था। भारत के प्रधान जी ने उसको बहुत जोर शोर से उसको लॉन्च भी किया था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले भारत ने ही कह दिया कि हम ब्रिक्स की करेंसी से अपना, क्या कहते हैं, ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इसका मतलब ब्रिक्स के मामले में भारत बहुत ही ज्यादा अभी गंभीर नहीं है। लेकिन वहां पर ऑप्टिक्स क्योंकि होने वाले हैं, ब्राजील में जो ये ब्रिक्स की बैठक होगी उसमें भारत को रोटेशनल चेयरमैनशिप मिलेगा। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा फोटो ऑप है कि देखो बाकी सब लोग मुझसे नीचे की कुर्सी पर बैठे हैं, मैं ऊंचे कुर्सी पर बैठा हूं। तो ये फोटो ऑप से ज्यादा मेरे ख्याल से ब्रिक्स बहुत गंभीर चीज नहीं है। मेरे ख्याल से ब्रिक्स होगा या नहीं होगा, इनकी 5 देशों की यात्रा कितनी सफल होगी, सफल तो हो ही जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाने वाला है अगले 24 घंटे के अंदर। मुझे लगता है अगले 12 घंटे के अंदर भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है, भारत की बहुत बड़ा शिष्टमंडल अमेरिका में बैठा हुआ है। हमें पता है जयशंकर साहब अमेरिका में बैठे हुए हैं, हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री की टीम बैठी हुई है। ट्रंप साहब ने ये बोल दिया है कि हमारी बातचीत हो रही है। तो मेरे ख्याल से अगले 12 से 24 घंटे के बीच में भारत और अमेरिका के बीच में कोई बहुत बड़ा ट्रेड डील होने वाला है। जैसे ही वो ट्रेड डील होगा तो मुझे लगता है कि जिस वो ट्रेड डील तो एक, क्या कहते हैं, औपचारिकता होने वाली है। उसमें खाली पता लगेगा कि किस गुड्स पे, मतलब कौन से उत्पाद पे कितना टैक्स लगेगा। लेकिन उसकी भी तय तमन्ना पहले ही हो चुकी है। 13 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जब व्हाइट हाउस में बैठे थे, उसके बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट निकला था, उस ज्वाइंट स्टेटमेंट के अनुसार भारत अमेरिका से बत्तख का मांस भी लेने वाला है, भारत अमेरिका से मवेशी का चारा भी लेने वाला है, भारत अमेरिका से महंगा पेट्रोल भी लेने वाला है। ये सब पहले ही तय हो गया है। अब केवल ये होगा कि वो लेगा तो उस पर टैक्स कितना लगने वाला है। मेरे ख्याल से लेकिन वो बहुत बड़ी बात होगी। जी। बिल्कुल, जो कांग्रेस ने बड़ा हमला किया है, जयराम रमेश ने लिखा कि ही इज अ सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर पीएम, और उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स बता दी। और जाहिर सी बात है, मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, मॉनसून सेशन में ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो क्या उन सवालों से भागने की कोशिश कर रहे हैं? और क्योंकि 9 तारीख को तो वापस आ जाएंगे, और उसी दिन से 8 या 9 तारीख से सेशन भी शुरू है मॉनसून का। तो मोदी जी को क्या भगोड़े के रूप में कांग्रेस पेश कर रही है एक तरीके से?
हाँ, वो पेश तो करेंगे, कोई भी विपक्ष का काम ही होता है, लेकिन इसमें मुझे एक चीज थोड़ी सी गंभीरता से लगती है कि जो अभी प्रधान जी 5 देशों की यात्रा कर रहे हैं, इससे पहले शायद इन्हीं सब देशों में ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भी गया था। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से उनको कुछ फीडबैक मिला होगा कि ये सब देश ऐसे हैं जो कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन नहीं करते। दूसरी चीज हमें ध्यान में रखनी है कि हर साल अगस्त या सितंबर के आसपास यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है वो बैठती है। हमें ये भी पता है कि यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें अभी हमें पता है कि पाकिस्तान को चेयरमैनशिप मिली हुई है। मतलब इस बार का जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होगी उसमें पाकिस्तान को एक प्रमुख स्थान मिला होगा। वैसे में कहीं कोई प्रस्ताव भारत के खिलाफ पाकिस्तान न पास करवा दे, मेरे ख्याल से उसको रोकने के लिए भी ये जरूरी हो गया होगा कि ये जो प्रतिनिधि मंडल गया था सर्वदलीय, वो भी फीडबैक दिया होगा कि ये देश है, फलाना देश है जो कि हमारे समर्थन में नहीं खड़ा है। तो मेरे ख्याल से यूनाइटेड नेशन में जो अगले 2 महीने के अंदर जनरल असेंबली होने वाली है और जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल होगा, तो कहीं पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव न पारित कर दे, उससे बचने के लिए भी ये जरूरी कभी कभी हो जाता है कि आपको आपकी टीम ने जाके फीडबैक दिया है, तो आप कम से कम वहां पर जाके उनको समझा बुझा लीजिए कि भैया इस तरह का मेरे खिलाफ प्रस्ताव पारित मत करना। हालांकि लेकिन मेरा अभी भी सवाल ये होता है सिद्धार्थ, अभी इतना बड़ा मल्टी पार्टी डेलीगेशन इतने सारे देशों में गया और उस डेलीगेशन के जाने के तुरंत बाद अब मोदी जी अपने सबसे लंबे विदेश दौरे पर निकल गए। इसका मतलब क्या है कि कोई मल्टी पार्टी डेलीगेशन जो गया था उसका मकसद कुछ और था, मोदी जी कुछ और मकसद तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इसको भी तो हमें लिंक करना पड़ेगा ना, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं। जैसे मैंने कहा, दोनों का मकसद अलग अलग नहीं था, दोनों का मकसद एक ही था कि भारत जो मल्टी पार्टी डेलीगेशन गया था उसका मकसद था कि दुनिया में ये बताना कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद फैला रहा है। ये जब डेलीगेशन वहां पर गया, आप दुनिया को समझाएंगे तो कोई भी चीज ध्यान में हमें रखना है कि किसी चीज का नजरिया मेरा हो सकता है, लेकिन आपके उसको समझने का नजरिया अलग हो सकता है। सबसे बड़ा दुनिया भर में जो आतंकवादी हमला हुआ था 9/11 2001 को अमेरिका में, उसके बाद दुनिया भर ने आतंकवाद को कर्म से जोड़ा कि किसी तरह किसी किसी तरह के कर्म होते हैं, वो कर्म गलत कर्म होते हैं तो वो आतंकवाद होता है। लेकिन 2014 के बाद से हमें पता है कि भारत ने आतंकवाद को कर्म से नहीं जोड़ के धर्म से जोड़ा। तो आप जब आतंकवाद की बात करते हैं तो सैद्धांतिक रूप से, क्योंकि आपका कहने का नजरिया अलग है, सामने वाले के समझने का नजरिया अलग है, तो बहुत संभव है, इसीलिए हमने देखा कि पहलगाम होने के बाद दुनिया भर की जो सहानुभूति भारत के साथ थी, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद वो सारी सहानुभूतियां समर्थन में ट्रांसलेट नहीं हुई। दुनिया के इजराइल और अफगानिस्तान छोड़ के किसी देश ने मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर को भारत की तरफ से खुल के समर्थन नहीं किया। तो ये जो समर्थन नहीं किया, जबकि भारत यही बात प्रतिनिधिमंडल बोल रहा था, तो मेरे ख्याल से इनको फीडबैक आया होगा कि ये सब ऐसे देश हैं जो कि हमारी बात को समझ नहीं रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपके मतलब आपने कोई काम था, आपने अपने जूनियर को भेजा, वो नहीं कर सका, तो आपका सीनियर फिर वहां पर दलील देने के लिए आ जाता है कि देखो भैया ये बात ऐसी है। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रतिनिधि मंडल गया था, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल, उसका ये शायद कहना होगा कि बाकी देशों में भारत जो पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित करने की कोशिश कर रहा है, वो बाकी देश उसे मान नहीं रहे हैं। और हमें पता है कि 2 महीने बाद पाकिस्तान ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उसको नेगेट करने के लिए, किसी तरह से उसको रोकने के लिए मेरे ख्याल से प्रधान जी इस तरह के देशों की यात्रा करेंगे, क्योंकि भले ही ये छोटे देश हों, जैसे मैंने कहा नमीबिया के साथ भारत का कोई व्यापार ही नहीं है, 1600 करोड़ रुपए सालाना व्यापार है, वहां पर भारत के प्रधान जी जाके क्या करेंगे मेरे सब। लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है कि यूनाइटेड नेशन में जो बैठते हैं तो एक देश का एक वोट होता है, तो एक एक वोट क्योंकि वहां पर जरूरी है, और कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित कर दे। मेरे ख्याल से उसको बचाने के लिए किसी एक तरह की कवायद है। और साथ में जैसे मैंने कहा कि एक अच्छा फोटो ऑप भी होता है। आप नमीबिया जैसे देश में, जहां पर कि कोई ढंग से मतलब नक्शे पर जो खोज नहीं सकता, उस देश में आप चले जाइए तो स्वाभाविक है कि उस देश के लोग आपकी खूब आवा भगत करेंगे, आपको अपने देश का सबसे बड़ा पुरस्कार मतलब सम्मान वगैरह देंगे, उसके कारण फोटो ऑप भी अच्छा हो जाएगा। मतलब इस तरह की बातें ऐसे मुझे लग रहा है। चलिए, तो देखना होगा कि मोदी जी क्या हासिल करते हैं अपने इस लंबे दौरे में। और एक बार फिर से कहूंगी, जो सिद्धार्थ कह रहे थे कि सेंचुरी लगाने की कोशिश
शायद मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के अपने सबसे लंबे विदेश दौरे पर मोदी जी जा रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, 5 देश 8 दिन, और मोदी जी समय वहां पर बिता कर आएंगे। लेकिन फॉरेन पॉलिसी को आप देख लीजिए कि भले ही कितने भी देश भ्रमण कर ले मोदी जी, लेकिन फॉरेन पॉलिसी हमारे देश की विदेश नीति कहां पहुंच गई है और कहां पर पहुंचा दी है मोदी जी ने और एस जयशंकर ने, इसका आप आकलन खुद ही कर लीजिए। हम लगातार उसके बारे में चर्चा कर ही रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।